नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल चौथे चरण के लिए मतदान की तैयारियों में जुट गए हैं। कल जब पूरा देश मतदान कर रहा था, तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। लालू यादव ने कहा कि आरक्षण पर मुसलमानों का अधिकार है और उन्हें आरक्षण मिलना ही चाहिए। लालू के इस बयान ने बीजेपी को पलटवार करने का मौका दे दिया और बीजेपी के तमाम नेता उसी बात को दोहराते नजर आए जो वो पिछले कई दिनों से कह रहे थे। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल चाहते हैं कि लोगों का धन एक विशेष समुदाय और घुसपैठियों में बांट दिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में सभी दलों के पास मुद्दों की कमी होती जा रही है और आखिर कब तक हमारे देश में आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव होते रहेंगे। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था और पीएम मोदी ने क्या रिप्लाई किया। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं, उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो देखिए आरक्षण पर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए और हमारी सरकार आई तो हम सर्वे करवाएंगे। बीजेपी की सरकार बनी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। आरक्षण पर अमित शाह का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आम लोगों का धन घुसपैठियों में बांट देगी। तो कैसे आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जरा उसे समझिए। मुसलमानों को आरक्षण देना सही, आरक्षण उनका हक। तो देखिए आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है और कल जब देश की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, इसी दौरान लालू यादव ने अचानक से फिर बयान दिया कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब इसके मायने क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि INDIA एक अलायंस है और उसके एक बड़े पार्टनर, क्योंकि बिहार में एक बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है और आरजेडी के सुप्रीमो का यह बयान कि मुसलमानों को आरक्षण देना सही और आरक्षण उनका हक है, इससे इतर जाकर के उन्होंने तो चलिए चर्चा
इसी पे आज करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर शत्रुपा जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शत्रुपा जी, बहुत स्वागत आपका। ज़ेबा खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ज़ेबा जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले ज़ेबा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके बिहार के बड़े पार्टनर लालू प्रसाद यादव का ये बयान, क्या उसके साथ कांग्रेस है? क्या उसके साथ इंडिया अलायंस खड़ा है? लालू यादव ने जो कहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रही थी कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह मंच से पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं। बहुत ही दुखद है ये कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने ऐसा कब कहा कि सभी देश के जो भी दलित हैं, पिछड़े हैं, जाके आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। राहुल जी तो सीधे बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर इस तरह मतलब ये डर है, ये जो चरण के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ हुआ है और वो देश की जनता ने उन्हें मजबूत किया है, इससे डरे हुए हैं। और ये डर का हाल है जो देश के सामने एकदम गलत है। ये नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। चुनाव के चलते प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा तक को खत्म कर चुके हैं कि एक प्रधानमंत्री देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, पूरे देश की जनता उसे देखती है, सुनती है। इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपके सहयोगी सही बोल रहे हैं। लालू जी ने जो बोला वो सही बोल रहे हैं। देखिए, लालू जी ने ये नहीं बोला कि किसी की जो आरक्षण है छीन कर दे दिया जाएगा, तो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। और आरक्षण विरोधी तो भाजपा है, भाजपा आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, और उल्टा कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लगातार भाजपा के लीडर्स को ज़ेबा जी, आपके साथी करते हैं। नहीं, आपके साथी ने ये कहा कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। अरे बार बार ये मुसलमान क्यों? ये मुसलमान लगातार भाजपा कर रही है। अरे कल आपके सहयोगी ने कहा है, कल वोटिंग के दौरान आपके सहयोगी ने कहा, अगर 100 बार भाजपा नाम ले रही है और एक बार मेरे सहयोगी ने बोल दिया तो क्या गुनाह किया? गजब बात है। मैं भाजपा से नहीं, ये सवाल भाजपा से आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि बिना मुसलमान, बिना जिहाद, बिना इस तरह के नाम के, हिंदू मुसलमान के नाम के, बिना मस्जिद के नाम के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ा जाता है? और मैं बताऊं कि लगातार संविधान को बदलने की भाजपा के लीडर। ज़ेबा जी, तो आपको पता हो कि आप 100 का कत्ल करें या 1 का कत्ल करें, सजा तो एक ही मिलनी चाहिए, अलग अलग सजा तो नहीं होगी ना। अगर बीजेपी 10 बार मुसलमान बोल रही है और आप 1 बार मुसलमान बोले तो आप सही वो गलत, ये कैसे? मतलब मैंने सही और गलत का बात नहीं किया। चुनाव जो होना चाहिए काम पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए, देश की जनता को क्या जरूरत है उस पर होना चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए। महिला तो आप रोजगार, महंगाई, इन सभी को छोड़ करके आर्थिक, आप ही ने कहा कि हम सर्वे करवा लेंगे, एक्सरे करेंगे और उसके बाद फिर आरक्षण का कैप हम 50% को तोड़ देंगे, 75 तक ले जाएंगे। कैसे तोड़िएगा? नहीं, ये तो देश की जरूरत है ना। जो हमारे देश में पिछड़े हुए हैं, दलित है, शोषित लोग हैं, जिन्हें जो बहुत नीचे हैं, जिनको समाज में उठाना है, उनको उनकी जरूरत है। ठीक है। और मैं एक मिनट मुझे और समय दीजिए कि लगातार संविधान को बदलने की भाजपा के लीडर्स बात कर रहे हैं मंच से। लल्लू सिंह हो गए, अरुण जी हो गए, अनंत हेगड़े जी हो गए, ज्योति मिर्धा जी हो गई, दिया कुमारी जी। कल राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का भी स्टेटमेंट आता है कि आरक्षण को, संविधान को बदल देंगे। तो इस पर कोई बहस नहीं होती है, इस पर कोई विवाद, इस पर कोई बहस नहीं होती है, कोई विवाद नहीं होता है। इसको खाली एकदम सन्नाटे में रख दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है कि देश को संविधान बदलने की लगातार भाजपा के लीडर्स बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री आके सारे इल्जाम और झूठ। हम तो आरक्षण की बात करते हैं, अब अभी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आरक्षण को खत्म कर देंगे, आपसे छीन लेंगे। हम तो लड़ते हैं दलित समुदाय के लिए, अपने भाइयों के लिए लड़ते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि कर्नाटक में हुआ क्या? कर्नाटक में क्या हुआ?
भाजपा के लीडर जब मध्य प्रदेश में दलित के मुंह में पेशाब कर देते हैं तो हम लड़ते हैं उसके विरोध में। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। दलितों का जो हाल है, जिस तरह शोषण किया जाना, हम लड़ते हैं, हम खड़े हैं। शत्रुपा जी, और दुश्मन भाजपा है। बार बार तो इलेक्शन के समय वोट के लिए बरगला रही है देश की जनता को। ठीक है शत्रुपा जी, आप लोग गलत बयान दे रहे हैं। अगर आप मुस्लिम कर रहे हैं, एक बार उन्होंने कर दिया तो फिर आप लोगों को तकलीफ हो रही है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ज़ेबा जी बहुत ही चिंतित है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही विचलित है। उनको शायद इतिहास शायद उनको पता नहीं होगा, मैं थोड़ा उनको जानकारी दे दूं। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना हमारा काम नहीं है। तो आप लोग मैं आपको आपके आप सुन लीजिए ज़ेबा जी, आप रिप्लाई सुन लीजिए। थोड़ा सा आप अपना मुझे भी सुन सीख लीजिए कुछ। संविधान बदलना तो कोई कांग्रेस से सीखे, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था वहाँ पे सेक्युलर का जिक्र भी नहीं था। वो इंदिरा गांधी ने बंद दरवाजे के पीछे किचन कैबिनेट द्वारा ये वर्ड डाला था। ये बात अलग है, इतिहास का है। लेकिन संविधान बदलने के बाद हमने सिर्फ इतना कहा है कि अभी 100 साल होने को आया हमारा आजादी का, अभी हमारा अमृत काल चल रहा है। जो सपना हमारा जो पूर्व पुरुष देखे थे, जो लोग स्वतंत्र दिवस के लिए जिम्मेदार है, वो लोग जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो लोग एक सपना देख के एक प्लानिंग करके ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसका हम सिर्फ 2 चीज अभी फिलहाल यूसीसी लाने वाले हैं, ये हम सिर्फ इस मैनिफेस्टो में कहा है। हाँ, वो हमारा सपना है, वो हम ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ डिस्कशन नहीं करके एकदम तुरंत हम डाल देंगे। हाँ, अगर भारत का जनता हमको इतना मतदान देता है कि हमारा 400 पार हो जाए, बाकी रहा 100 जन, वो लोग अगर रहे ना रहे, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। और आज का जो डिस्कशन है अभिषेक, आरक्षण के लिए हमने कभी भी कहीं भी नहीं कहा है कि आरक्षण हम वापस ले लेंगे, कि हम उठा देंगे, कभी भी कहीं नहीं कहा है। ये लालू प्रसाद यादव और जो इंडी अलायंस का जो छोटा मोटा जो नेता लोग जो है, वो लोग ये एकदम गलत नरेटिव जनता को समझा रहे हैं कि बीजेपी आके मुसलमान विरोधी है, इसका विरोधी है, एससी का विरोधी है, ओबीसी का विरोधी है। आप सच में अभिषेक जरा मुझे बताइए कि मुसलमानों के लिए अगर कोई भी कुछ किया है, वो ये 10 साल में बीजेपी करके दिखाया। 60 साल वो ये कह रहे हैं कि आप जो ये डरा रहे हैं कि आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हमने कब कहा है? हमने कभी नहीं कहा है। ये इन्हीं का नैरेटिव है। हाँ। इन्हीं का समझाया हुआ है। हमने कभी, हमारा कोई भी नेता ऐसा नहीं कहा है। वो लोग गलत समझते हैं, गलत बोलते हैं और गलत समझाता भी है। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, हमारा आरक्षण का लिए एक ही एजेंडा है। जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, उनके लिए थोड़ा बहुत आरक्षण जरूरी है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा है कि जो आरक्षण अभी चल रहा है कि हम उसको छीन लेंगे। नहीं, आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप जो है आरक्षण तो खत्म करेंगे ही करेंगे, संविधान ही बदलेंगे। आप संविधान बदलने के लिए 400 मांग रहे हैं। संविधान बदलने का मैं तो यही बोल रही हूँ अभी तक। संविधान बदलने का कोई इच्छा ही हमारा नहीं है। संविधान, हम वी ऑल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बात कह रही हूँ, मुसलमानों के लिए इनका अगर इतना चिंता है तो 60 साल उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तरह यूज किया था। क्या किया है मुसलमानों के लिए? एक भी अटेम्प्ट हुआ है मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वोट बैंक में ये लोग मगरमच्छ का आंसू लेके चले जाते हैं। अरे मुसलमानों को विरोधी है बीजेपी, ये सब कह के एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर देते हैं। कोई बेकार चीज है ये। और फिर से मैं कहती हूँ, आरक्षण का विरोध हम नहीं है। हमारा इतना इच्छा है कि जो लोग पिछड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है, उन लोगों का आरक्षण जरूर रहना चाहिए। लेकिन हमने कभी नहीं कहा है। राजलक्ष्मी जी, समझना ये चाहेंगे आप। आता हूँ फिर से। ठीक है शत्रुपा जी,
राजलक्ष्मी जी, समझना ये चाहेंगे कि बार बार ये मुस्लिम 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 क्यों? कल लालू यादव ने भी इसी तरीके से कि मुसलमानों को मिलना ही चाहिए, दे दीजिए 100% दे दीजिए मुसलमानों को, क्या ही जा रहा है? जी नमस्ते अभिषेक जी। जी नमस्ते। ऐसा है ना कि बिहार में अगर आप गणित देखें तो पिछले बार जो लोकसभा इलेक्शन में आप अगर देखेंगे तो केवल एक सीट मिली थी। ये जो अभी इंडी अलायंस के जो गठबंधन वाले हैं उनको एक सीट मिली थी। तो इसीलिए उनको वैसे भी वो थोड़े से बैकफुट पे ही हैं। और अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में भी हर जगह आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा उनका पलड़ा थोड़ा कम ही है। तो ये जो है ना वो उनको ये मालूम पड़ गया है कि अभी खास करके जब ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ये पूरी तरीके से जो इन्होंने पूरी सनातन धर्म के विरुद्ध ही उन्होंने बात किया हुआ है, तो उनको ज्यादा उम्मीद नहीं है कि हिंदू से उनको कोई वोट मिलेगी। तो फिर वो चाहते हैं कि कम से कम उनकी जो मुस्लिम वोटर बेस है वो उनके साथ में रहे। तो देखिए कल इतनी चालाकी से लालू यादव जी ने क्या किया कि कल उनको पता था कि जो तीसरा फेज है इलेक्शन का उसमें जो है ज्यादा सीटें पिछली बार भाजपा को मिली थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सीट ऐसे थे जहां पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी। तो उन्होंने उनको थोड़ा सा उनको ऐसा लगे उस हिसाब से उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर बाद में उसमें उन्होंने ये स्पष्टीकरण बाद में दिया कि नहीं हम तो धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, आर्थिक आधार पर करेंगे। तो उन्होंने दोनों तरफ से बात कर दिया, मतलब वो स्पष्टीकरण भी दे दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम दे देंगे। मतलब वो कम से कम एक डाउट तो रहेगा लोगों के मन में, मुस्लिम लोगों के मन में एक डाउट तो रहेगा। और राहुल गांधी बार बार ये जो कहते जा रहे हैं कि हम एक्सरे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो देखिए ये उन्होंने करके भी दिखाया है बहुत जगह पे, कर्नाटका में हो या आंध्र प्रदेश में हो, कई जगहों पर उन्होंने जो है जैसे मैं एक्चुअली सुन नहीं पाई कि शत्रुपा जी ने क्या कहा, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में उनका जो पहले 5% का उन्होंने रखा था मुसलमानों के लिए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, फिर 4% का उन्होंने लगा दिया। फिर कर्नाटक में भी वही विषय हुआ और फिर भाजपा ने उसको निकाल दिया कि धर्म के आधार पर आप नहीं कर सकते। और देखिए ये जो आरक्षण एक और चीज है पिछले जो 5 साल रहे हैं मोदी सरकार के, जो कुछ काम हुए हैं उस बीजेपी ये कहती है कि हमने कोई धर्म देख करके थोड़े ही ना किया है। उज्ज्वला योजना के तहत अगर गैस मिले हैं तो सबको मिला है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है तो सबको घर मिला है, कोई भी योजना हो उसमें सबको, हमने धर्म देख करके नहीं दिया है। तो इस वजह से जो एक मुस्लिम यादव समीकरण, माई समीकरण जो लालू यादव ने सेट किया था बिहार में, उसमें बीजेपी सेंध लगाती हुई दिख रही थी और कल सीमांचल के कुछ इलाकों में भी वोटिंग थी। तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए लालू यादव ने अचानक से वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद बयान दिया और फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया? जी वही, वो बड़े चालाक है, उनको पता है कि कहाँ कैसे वो, मतलब वो ये भी, जैसे मैंने कहा कि वो डाउट लगा दिया उन्होंने कि हम ये करने वाले हैं और अगर नहीं हो पाया तो कहेंगे कि नहीं उसका तो आपने तोड़ मरोड़ के कुछ और ही कह दिया है। जैसे राहुल गांधी भी वही कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना वो हिस्सेदारी मिलेगी। तो उसका क्या मतलब है कि मतलब आप हर एक को जाति पूछ के आप उनको लाभार्थी करेंगे। तो ये जो है ना कि मतलब वो हर एक के विषय में हर एक के मन में डालेंगे कि आपकी अगर आबादी ज्यादा है तो हम आपको ज्यादा लाभ दे देंगे। तो ये हर एक के में वो ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, और खास करके आरक्षण हो या फ्री भी हो, और वो संवैधानिक तौर पर कहीं से भी वो सही नहीं लगता है और वो पॉसिबल भी नहीं लगता है। जी देखिए, अगर आप कोई भी स्कीम बनाए, आपका कुछ भी विजन हो, तो ये पूरे देश के लिए होना चाहिए, बिल्कुल, ना कि ये कोई एक धर्म या जाति के लिए। ठीक है, क्या था तो उन्होंने मुस्लिम विरोधी कोई बात नहीं की। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम विरोधी है, उन्होंने कहा कि आप केवल मुसलमानों की बात न करें, आप सबकी बात करें, तो ये ठीक रहेगा। बिल्कुल। और अल्पसंख्यक में आपको ध्यान ये देना होगा कि मुस्लिमों से ज्यादा संख्या अगर हम देखें कम, तो वो तो पारसियों की है, वो बौद्ध की है हमारे देश में। उनके बारे में मत बात कीजिएगा, उनको अल्पसंख्यक आप मानिए ही मत। ये नैरेटिव भी हमारे देश में चलता है, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान।
अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विनी जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। अश्विनी जी, ये आरक्षण को लेकर के जो चर्चा छिड़ी है, याद होगा आपको 2015 का बिहार का विधानसभा चुनाव, उससे ठीक पहले आरक्षण को लेकर के मोहन भागवत का एक छोटा सा बयान आया था। कहते हैं कि उसकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। क्या इस बार आरक्षण जिस तरीके से हवा में तैर रहा है, क्या लग रहा है चुनाव पर क्या असर इसका? कि आरक्षण जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने डाला क्यों था संविधान में, एक छोटे से पीरियड के लिए डाला था और मूल भावना ये थी कि जो समाज का गरीब पिछड़ा वर्ग है उसको समाज में भागीदारी मिले, अपनी हिस्सेदारी मिले। ये आरक्षण का मूल उद्देश्य था। आरक्षण को कहीं न कहीं राजनेताओं ने अपना एक पॉलिटिकल बैसाखी बना लिया है, अपनी वो बैसाखी जिस पर चल करके सभी राजनेता चुनाव लड़ते हैं, और इसलिए देश में एक डिवाइड एंड डिवाइड बड़ा कारण आरक्षण बन चुका है, नासूर जैसा। रही बात भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, मुझे थोड़ी सी कांग्रेस से मतलब भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की अपेक्षा रहती है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप जो है उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे जिनके लिए आपने 2019 या 2014 में प्रॉमिस किया था, ना कि आरक्षण के मुद्दों पर। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है इस चुनाव में मूल दो विषयों पर आकर के टिक गई है। बड़ी आयरनी है, बड़ी अतिशोक्ति ये बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 80% हिंदुओं को डरा रही है और बोल रही है कि आपको अगर हम ये सत्ता में आए तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका सारा रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देंगे। और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा नहीं है। मोदी जी की कल की आप रैली देख लीजिए बीड़ की, महाराष्ट्र की, जहां उन्होंने साफ साफ बोला है कि कांग्रेस जो है ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। अब आते हैं मुसलमानों के आरक्षण की बात। मुसलमान कौन है? क्या मुसलमान में ओबीसी ने, क्या मुसलमान में कास्ट नहीं होती? क्या मुसलमानों को आरक्षण अगर देश के संविधान में कैटेगोरिकली आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को दिया गया है, एससी को दिया गया है, अगर मुसलमान उनमें आते हैं तो क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ इसलिए एक्सक्लूजन होना चाहिए कि वो मुसलमान है इसलिए उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल संविधान ऐसा नहीं बोलता। संविधान देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, बराबर का दर्जा देता है। एक और सबसे बड़ी बात अभिषेक जी, मुसलमानों के लिए पहली बार आरक्षण एचडी देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने दिया था, जो कि अब भाजपा की अलाई है। तो भाजपा ये बार बार जो बोलती रहती है कि कांग्रेस, और आप बता दो मुझे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा होगा कि हम मुसलमानों को आरक्षण स्पेसिफिकली देंगे? या एक कोई ऐसी बात बताइए जो आप बार बार कोट कर रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है स्पेसिफिक बात कर रही है, ओबीसी की बात कर रही है, एसटी की बात कर रही है, या किसी जाति विशेष की बात कर रही है। आप मैनिफेस्टो का मुझे एक पॉइंट बताइए जहां पर यह लिखा हो कि ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस बोल रही है जिसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को या सिर्फ और सिर्फ एससी को या सिर्फ एसटी को आरक्षण मिलेगा या फला फायदा मिलेगा, बाकी जनता को नहीं मिलेगा। कांग्रेस जितने प्रोमिसेस हैं, चाहे वो 30 लाख नौकरियां हो, चाहे एमएसपी हो, सारे किसानों की बात की, सारी नौकरियों की बात की, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो इलेक्शन जो है सिर्फ दो मूल विषयों पर आकर के टिक गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वो पहला डर, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन। इस पूरे आप देखेंगे इस डिस्कशन में इसमें एक और चीज, जो लालू यादव का बयान था कल, वो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन कहां पे लगता है? क्योंकि लालू यादव ने जो बयान दिया क्या था, लालू यादव ने बोला है कि अगर मुसलमान, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ना जो बोलती है मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, अगर मुसलमानों की स्थिति खराब है और समाज उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, धर्म बेस पे नहीं मिलनी चाहिए, बट अगर वो स्थिति खराब है और उसकी कास्ट उसकी क्वालिफाई करती है, मुसलमानों में भी ओबीसी होते हैं ना, मुसलमानों के एससी एसटी होते हैं ना, सैयद है, अंसारी है, 50 के मुसलमान है। एक चीज है अश्विनी जी, फिर मुसलमान ही क्यों? आप इतिहास देखिए, चुनाव में देखिए, आप राहुल गांधी के भाषण सुनिए 3 महीने में और नरेंद्र मोदी के भाषण सुनिए 3 महीने में, आप देखेंगे राहुल गांधी की जो स्पीच लैंग्वेज मुद्दे 3 महीने से कांस्टेंट है। मोदी जी के मुद्दे पर निरंतर चेंज होते रहे हैं। पहले फेज में जब खराब लगा तो मुद्दा बदला, एंड अल्टीमेटली चुनाव जो है कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वही एक भारतीय जनता पार्टी का लास्ट हथियार रहता है जो उनको चुनाव जिताता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को, जो कि मेन मुद्दे होने चाहिए रोजगार, मेन मुद्दे होने चाहिए भ्रष्टाचार, मेन मुद्दे होने चाहिए शिक्षा, मेन मुद्दे होने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, बट उनको कहीं ना कहीं आप ले जाकर के पोलराइजेशन की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शत्रुपा जी से इसका जवाब लेंगे। शत्रुपा जी बोलना भी चाह रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं शत्रुपा जी, उसके बाद सीधे आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शत्रुपा जी सीधे आपके पास आते हैं।
आप बोलना चाह रही थी, बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। शत्रुपा जी अभिषेक, ये मैं 3 जन का बातें मैं सुन रही थी। ये एक बहुत गलत आरोप है हमारे ऊपर कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुसलमान के बारे में या फिर मुसलमान का विरोध बात कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तब ये पूरा का पूरा मुद्दे के ऊपर हम 10 साल में क्या किया है और वे बोलते हैं कि हम वो तो फेलर था, आगे हम क्या करने वाले हैं। इन अ नटशेल हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये इनका मैंने आगे आगे देखिए क्या होता है, ये इनको बार बार एक ही बात मैंने दोहराते हैं। और बात ये जो बार बार हमारे ऊपर जो आरोप आते हैं कि हम मुसलमान के विरोध बात करते हैं, मुसलमान का इशू लेके बात करते हैं। अभी अभी अश्विनी जी ने बोला है दिखाइए कहाँ पे मैनिफेस्टो में लिखा है। देखिए, एक वेरी फ्रैंकली मैं बताऊं, मैनिफेस्टो हम जो है मैंने जो हम पैनल में बोलते हैं, आप जो शो करते हैं वही सोचे 100 जन पढ़ते हैं, लेकिन बाकी जो जनता है वो लीडर के बातें सुनते हैं। ये नैरेटिव जो वर्बल नैरेटिव जो लगातार चल रहा है वो जनता के ऊपर असर आता है, असर पड़ता है। तो वो बहुत केयरफुली करना चाहिए। ये जो कांग्रेस और उसका जो इंडिया अलायंस का जो मेंबर्स है, ये जो गलत नैरेटिव ये लोग अश्विनी जी ने ये कहा कि वो जो हैं वो 20-22 करोड़ मुसलमानों को डराते हैं और आप हिंदुओं को डराते हैं। हिंदुओं को हम डराते हैं? हाँ, अश्विनी जी ने यही बोला कि हिंदुओं को डरा रहे हैं। ये मुझे नहीं मालूम कि हम हिंदुओं को कैसे डराते हैं, लेकिन हम जब भी ये बोलते हैं राम मंदिर की बातें जब होता है तब भी हम बोलते हैं राम मंदिर हमारा एक वादा था, वो हमने पूरा किया है। श्री राम का इच्छा था, वो हम प्रधानमंत्री के द्वारा ये पूरा हम किया। लेकिन साथ साथ बार बार हम ये कहते हैं कि हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, कितना 1000 किलोमीटर रास्ता हुआ है, कहाँ आप अभी उज्ज्वला गैस के बारे में बोल रहे थे, हम किस किस को घर दिया है। और आपने बहुत सही बोला है कि घर देने के टाइम, आवास योजना के टाइम हमने ये नहीं देखा लाभार्थी में ये कौन एससी है कौन एसटी है, हमने सिर्फ इतना ही देखा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कौन है, किसको सच में जरूरत है, वो कुछ क्राइटेरिया है, उसी को हमने देखा है। कभी हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, किसी क्लास डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं किया। और इसके बावजूद हम कितने एम्स लगाया है, कितने कॉलेज लगाया है, हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या है, जहाँ जहाँ जो जनता को समझ में आए। ठीक है, ज़ेबा जी बोलना चाह रही है। ज़ेबा जी बोलिए। जी मैं सुन रही हूँ दीदी को, बहुत अच्छा बात कर रही है दीदी कि काश दीदी जैसे बोल रही है पूरे भाजपा की भी ऐसी ही नीयत होती। अच्छा लगा सुन के। दीदी बोल रही थी कि देश में अभी अमृतकाल चल रहा है, तो मैं बस पूछना चाहती हूँ क्या जो महाराष्ट्र कर्नाटका में प्रज्वला रेवन्ना जो महिलाओं के साथ मास गैंगरेप किए हैं, क्या उन महिलाओं के लिए भी अमृतकाल है? क्या मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ है पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, क्या उन लोगों के लिए भी अमृतकाल है? मणिपुर में भी अमृतकाल चल रहा है। क्या देश की जो पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी थी, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो आवाज उठा रही थी, उन्हें जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया गया, क्या उन लोगों के लिए अमृतकाल है? जो किसान, ज़ेबा जी आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए कि प्रज्वल रेवन्ना हो या मणिपुर का मामला हो या जो हमारी पहलवान बहनें थी उनका मामला हो, इसमें एक चीज कांग्रेस भूल जाती है, संदेश खाली क्यों नहीं जोड़ती हैं उसमें? संदेश खाली की भी महिलाएं। हाँ, संदेश बात है। हम हाँ। नहीं एक मिनट अभिषेक जी, हम कभी बलात्कारियों के साथ नहीं खड़े हुए हैं, हम प्रोटेक्ट नहीं करते। अगर संदेश खाली में हुआ है गलत तो जांच हो ईमानदारी से, और जो गुनहगार हो सजा मिले। और जो पंजाब में अभी भी तंबू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे में हैं और जिन पर बुलेट गोलियां चलाई गई, जो शहीद हुए हैं, हाथ पैर टूटे, भयानक पिटाई पड़ी है, एमएसपी की मांग कर रहे थे, तो क्या उनके लिए भी अमृतकाल है? अब यही देखिए, जैसे टीवी डिबेट में ये सारे मुद्दे तो आप उठा देते हैं, लेकिन जब मंच से बारी आती है, जैसा शत्रुपा जी कह रही थी कि मंच से जो मैनिफेस्टो में लिखा है
उसके बारे में कोई पार्टी चर्चा नहीं करती, और ये बड़ी सच्चाई है। चर्चा किस चीज की मंच से होती है? मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं सवाल भी आप ही से ले रहा हूँ। मंच से ये चीजें गायब होती हैं। मंच से होता है कि 50% के कैप को हम तोड़ देंगे, मंच से ये होता है हम एक्सरे कर देंगे। मतलब ये क्यों? ये हिस्सेदारी, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा न्याय पत्र है, इसमें लिखा हुआ है हिस्सेदारी न्याय। ये कुछ भी अलग नहीं बोलते हैं। आप राहुल जी के नहीं, तो वो 50% कैप तोड़ने का वो कैसे तोड़िएगा? वो भी मैनिफेस्टो में बताया गया है क्या? देखिए, संवैधानिक संशोधन द्वारा आरक्षण का हक में क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पर संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया। यानी संविधान में संशोधन आप भी करेंगे, उसमें बदलाव आप भी करेंगे, लेकिन हम देश के हित में करेंगे। अच्छा, हमारे जो पूर्वज बना कर गए हैं, उनका भी यही। बाबा साहब अम्बेडकर दलित, एसटी, एससी, ओबीसी को उत्थान चाहते थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, जो आज भी बहुत छोटा सा ठीक है। 60 सालों में वो हुआ नहीं, 70 सालों में वो हुआ नहीं। ठीक है, जेबा जी बात पूरी कीजिए, फिर शत्रुपा जी रिप्लाई कीजिएगा। छोटा सा मैं जेबा जी पूरी कीजिए बात। दीदी को बोलिए जरा चुप रहे। कैसे उत्थान हुआ है? आज भी मध्य प्रदेश में पेशाब किया जा रहा है, और आज दिन दलितों के साथ क्या शोषण कर रही है भाजपा, और भाजपा के लीडर्स आए दिन पिक्चर आते हैं। बहुत दुखद है ये। और राहुल गांधी कभी भी गुमराह करने वाली बात नहीं करते हैं। जो उनका शुरू इलेक्शन से स्टेटमेंट चल रहा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और हिस्सेदारी न्याय, उसी पर आज तक। लेकिन रुकिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर रोज आप देखिए उनके स्टेटमेंट बदल रहे हैं भाजपा के लोगों के। एक तरफ तो आप बात करते हैं, देश की जनता को दिखा रहे हैं कि जब कांग्रेस आएगी तो आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। एकदम झूठ राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नहीं, अभी मुझे खत्म करने दीजिए। जल्दी से तरफ प्रधानमंत्री जी बताते हैं देश की जनता को कि हमने मुसलमानों का जितना तरक्की भाजपा के युग में हुआ है, समय में 10 सालों में उतना कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने नहीं किया, तो आप सॉफ्ट कार्ड खेल रहे हैं। आपको डर है क्योंकि आपको पता है आपका वोट बैंक खिसक रहा है, तो आप मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए। शत्रुपा जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं राजलक्ष्मी जी के पास जाता हूँ। जल्दी से। तो इतना 2 चीज बताना चाहती हूँ। एक चीज मुझे एकदम डायरेक्टली पूछना है कि अभी तक आरक्षण का जरूरत क्यों लगता है आपको? आप 60 साल से क्यों इन लोगों के लिए सच में कुछ उन्नति नहीं किया? अभी तक क्यों लग रहा है? आज हम विरोधी नहीं है, हम अभी तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये मेरा बहुत जेन्युइन कंसर्न है कि अभी तक रिजर्वेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ किया नहीं 60 साल। दूसरी बात ये है कि मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री जो है इस उम्र में एक दिन 4 सभा करते हैं, और वो एक आदमी है जो 543 सीट्स में खुद जाके कैंपेन कर रहा है। तो अगर आप ऐसा आप मांग करेंगे कि वो 543 एकदम कट पेस्ट लेक्चर देंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा प्रधानमंत्री है, और जो उनका जो ज्ञान है और जो जनता के पास आउटरीच है, वो हर एक स्पीच में हर एक बदलाव लाते हैं। और राजलक्ष्मी जी, जेबा जी, अब फिर 1 to 1 होता रह जाएगा। ठीक है जेबा जी, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। देखिए एक बार एक स्टेटमेंट। हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री कम, भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा है। ठीक है, जा रहे चुनावी सभा, लेकिन मणिपुर में गए थे क्या? जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछने ठीक है जेबा जी, जिनको जाना था वो गए थे, जिनको जाना था वो जेबा जी, ठीक है प्रधानमंत्री को नहीं जाना था। जेबा जी और शत्रुपा जी को नहीं जाना था। प्रधानमंत्री को राजलक्ष्मी जी प्रधानमंत्री है वो भाजपा के। ठीक है राजलक्ष्मी जी, नहीं अब एक चीज है, आरक्षण को लेकर के चर्चाएं सिर्फ होती रही हैं। अभी अश्विनी जी भी बोल रहे थे कि सभी पार्टियों ने बैसाखी के रूप में इसे इस्तेमाल कर लिया, और वाकई में जो एक समय आरक्षण दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि समानता आएगी। 60-70 सालों में आपने देख लिया कि समानता कितनी आई और कितना ला पाए, वो कितना इंप्लीमेंट हो पाया। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि इसका आगे चल करके रिव्यू होना चाहिए, चाहे वो 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। 70 साल तक उसका कोई रिव्यू नहीं। आज भी आरक्षण देने को लेकर के
सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं। एक बात है कि क्या उस आरक्षण से वाकई में लोगों को समानता देने में हम कामयाब हुए हैं या नहीं, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, किसी ने भी, जैसे आपने कहा कि किसी ने भी रिव्यू नहीं किया या ये इसका क्या असर पड़ा है, क्या मतलब ये जो भी सेंसस की बात करते हैं या जो भी बात करते हैं, इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि किसको कितना इसका असर पड़ा है। हाँ। देखिए इतने जैसे अभी पिछले 10 सालों में जो सरकार हुई, उससे पहले 65 साल, ये जो अगर 65 साल बाद भी अगर आप ये कहते रहे कि एक वर्ग को या एक समुदाय को अगर आपको केवल एक ही, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप रिजर्वेशन दें और वो भी पूरे के पूरे मुस्लिम कौम को, देखिए ये अगर आप कुछ जैसे कुछ कास्ट को आप अगर रिजर्वेशन देने की बात करते हैं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आप पूरे धर्म को नहीं दे सकते रिजर्वेशन। ये आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। और उसके अलावा आपने उसका क्या असर हुआ है रिजर्वेशन का कोई भी कास्ट पे, या देखिए अभी एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो ट्राइब्स के लिए आपने क्या क्या, आपने केवल कुछ के लिए रिजर्वेशन दे दिया, और उतना ही नहीं, एससी और एसटी को इतना एक साथ में जोड़ के रख दिया है कि एससी की समस्याएं अलग है शेड्यूल्ड कास्ट की, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्याएं अलग है। ये ट्राइब्स को एससी और एसटी इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया है जैसे मतलब वो उनको तो कुछ परसेंट रिजर्वेशन देने से पूरा मामला खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो वो आज भी देखिए उधर नक्सलवादी जो इश्यूज आ रही हैं या उनको तकलीफें हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि उनके एक्टिव मुद्दे हैं क्या, ये किसी ने देखा नहीं। तो देखिए अभी आज जो है, अगर पूरी छत्तीसगढ़ में हो या अन्य जगहों पे हो, अगर उनकी पूरी सपोर्ट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है तो उसका वजह ये है कि के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, उनके मुद्दों देखने की कोशिश की, तो महिलाओं को इतने तरीके से देखते उनको जो कुछ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिए गए, बहुत सारे विषय हुए। तो आपको केवल रिजर्वेशन देने से ये मामला नहीं खत्म होने वाला है। ये जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एसटी, तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब की अलग ही विषय है, आपको उनके कुछ विषयों संरक्षित करके रखना है। ये एक चीज कहा जा रहा है कि हम सिर्फ जातियां गिन लेंगे और जातियों के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या जाति पूछ करके समस्या थोड़ी ही पता चल जाएगी। जी बिल्कुल, आपको वो मतलब उनकी समस्याएं वो समझकर आपके हिसाब से वो जो भी है वो देना पड़ेगा। और अगर आप पूरी तरीके से अगर सब जगह पे अगर आप समझे अस्पताल हो या अगर आप स्कूल हो कॉलेजेस हो, आप उनकी संख्या बढ़ा दो तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलकर ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी को रिजर्वेशन की जरूरत होनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आज स्कूलों में देखते तो महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन नहीं होती, फिर भी आज लड़के ऑलमोस्ट इक्वल संख्या स्कूलों में, तो ये भी विषय होता है। और बड़ी बात है, एक तरफ हम बात करते हैं कि कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, बावजूद इसके आरक्षण चाहिए। अब एक चीज अश्विनी जी आपसे यही समझना चाहेंगे कि आरक्षण आपने इस तरीके से देना शुरू किया, देते रहिए, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। कम से कम आप ये तो उसको रिव्यू कीजिए कि जिसको एक बार मिल चुका है, जिसको एक बार लाभ मिल चुका है, आप उसके बारे में भी सोचिए। और दूसरी बात ये कि आरक्षण उनको मिलता रहा, एससी एसटी ओबीसी को आप देते रहे। यहाँ जो जनरल वाले हैं अब जरूरत उन्हें आन पड़ी है, क्योंकि आर्थिक आधार पे कमजोर अब यहाँ भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आर्थिक आधार पे जनरल वर्ग में आने वाले लोग कमजोर नहीं है और उन्हें वाकई में आरक्षण की जरूरत नहीं है, ऐसा तो है नहीं। अब मैं तो बोलता हूं कि आप 100% आरक्षण कर दो, ये कम से कम आरक्षण की राजनीति तो खत्म होगी और देश में विकास की राजनीति शुरू होगी। ये जो 60%, 70%, 80% आरक्षण का जो चल रहा है, ये बहुत गलत है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो आरक्षण का एक बार लाभार्थी है उसको दोबारा आरक्षण क्यों मिल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बट ये सब जांचें तभी संभव है, भारतीय जनता पार्टी एनआरसी की बात करती है, राइट, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ रिकॉर्ड, राइट, जो भी है। और इसका मतलब आप जनगणना करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कौन नागरिक कहाँ का है, किस जगह का है, किस कास्ट का है,
तो अगर उसमें कास्ट सेंसस की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात होती है, मुझे लगता है जितने टाइप के भी सेंसस संभव हो सारे सेंसस करने चाहिए। हमें अपने नागरिकों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे कुछ भी हो, सारे सेंसस करो। उसके बाद में आप पॉलिसी डिसाइड करो कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ये तो रहा आरक्षण का विषय, मैं इससे पूरे समर्थन हूँ। मैं बोलता हूँ 100% कर दो और इसकी राजनीति खत्म हो। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अभिषेक जी, मंडल कमंडल की जब राजनीति हुई थी और वीपी सिंह जी जब मंडल कमीशन लाए थे, उसके बाद जनता ने उनको नकारा था। तो आरक्षण की जो बहुत ज्यादा राजनीति करते हैं, जो सिर्फ राजनीति आरक्षण पर टिक जाती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता नकारती रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं इसको, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसको तरीके से बैसाखी बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इसका एक ही इलाज है, या तो इसको 100% कर दो या इसको खत्म कर दो, तीसरा कोई इलाज नहीं है। रही बात भाषणों की, रही बात इंफॉर्मेशन की, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इलेक्शन जो है सिर्फ 3 मुद्दों पे आके रुक गया है, मिस इन्फॉर्मेशन, डर और पोलराइजेशन। मैं बार बार इस चीज को समर्थन कर रहा हूं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने ऐसे बयान दिए जो शायद मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं। अब मोदी जी के बयानों को देखिए, 6 बच्चे वाले आपका जमीन हड़प लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिम को दे देंगे, मुस्लिम लोग जो है आपको जीने नहीं देंगे, ऐसी ऐसी बातें जो है। हालांकि जिन्होंने जाति विशेष का नाम, जाति का धर्म का नाम नहीं लिया, बट कहीं ना कहीं उनके जो भाषण थे वो कहीं ना कहीं हिंदू को 80% जो हिंदू आबादी है उसको डराते रहे। एक चीज है, जैसे प्रधानमंत्री ने, अश्विनी जी, प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि आपके मंगलसूत्र को छीनना चाहती है और ज्यादा बच्चे जिनके हैं उनको बांटना चाहती है, ये सारी। अगले दिन बयान आ जाता है सैम पित्रोदा का कि हम विरासत टैक्स को लेकर के देश में सोचा जाना चाहिए। तो आप देखिए कि कैसे जो क्रोनोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो जनता के बीच में दोनों बहुत डिसजॉइंट स्टेटमेंट हैं, अलग अलग है। लेकिन देखिए हमारे देश की जनता अभी भी, मैं कहता हूं, गांव में 60-65% हमारी आबादी रहती है और उनमें भी 30 से 35% आबादी ऐसी है जिन्हें इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, गांव की आबादी अभी भी जो देश का मुद्दा है वो सिर्फ वही मुद्दा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी। मोदी जी चाहे ना समझ रहे हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ना समझ रही हो, चुनाव इस बार इसी पे हो रहा है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कहीं ना कहीं घुमा करके ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन तरफ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो उनका विनिंग रथ है वो कहीं रुक ना जाए। बस सिर्फ मूल विषय यही है, बाकी सारे विषय में गांव के आदमी को फर्क नहीं पड़ता। जिसके हाथ में रोटी नहीं है, जिसके मुंह में रोटी नहीं है, हाथ में रोजगार नहीं है, बच्चों खिलाने के लिए, देने के लिए शिक्षा नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या फॉरेन पॉलिसी ला रहे हो, अश्विनी जी, मैं ये कह रहा हूं उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से सैम पित्रोदा का बयान होगा, लोगों के जहन में ये चीज जरूर आई कि हमारी संपत्ति ये कैसे कोई ले लेगा। आप ये चीज है, क्योंकि देखिए विरासत, अगर नहीं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप चलिए, मैं गांव में आपसे लोगों को बात करवाऊंगा, वो लोग ये, हाँ मैं खुद, क्योंकि आप देखिए उनको ये है कि मेरे बाप दादा ने जो संपत्ति बनाई है उसमें एक चवन्नी मैं किसी को नहीं देने वाला हूं। जी अभिषेक जी, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन यही है इसमें कि सैम पित्रोदा का बयान था कि जो उद्योगपति करोड़ों अरबों कमा करके जब अपने बच्चों को एज इट इज पास ऑन कर देते हैं, यूएस में लॉ है जहां पर 55% जो है इनकम जो सरकार को जाती है, 45% ही आप बच्चों को दे सकते हैं उद्योगपतियों की को, क्यों ना वो उस टाइप के लॉ पर यहाँ पर भी डिस्कशन हो। इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हुई, उद्योगपतियों की बात हुई। इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आपने ऐसा बोल दिया कि आपके पास 5 रुपए हैं, बीजेपी उसमें भी 2.5 रुपए छीन लेगी, कांग्रेस में 2.5 रुपए छीन लेगी, आपको 2.5 मिलेंगे। ऐसा नहीं था, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन थी, मिस स्टेटमेंट था। एक लॉ की बात थी जो यूएस में था, उद्योगपतियों के लिए ही था, सबके लिए लागू नहीं होता, उसमें कैप्स होती हैं। जी अश्विनी जी, वही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं को ऐसे समय में इस तरीके के बयान की क्या आवश्यकता आन पड़ती है? अरे दिस इज अ गुड सजेशन। आप सोचो ना, इतना सारा पैसा जो उद्योगपति कमाते हैं और आके आज अपने बच्चों को पास कर देते हैं, जो बच्चे जो डिजर्विंग नहीं होते हैं, जो बाद हिंदुस्तान की आवाम इमोशंस से चलती है, ये इमोशंस से हिंदुस्तान की आवाम चलती है। मैं इमोशन को समझने की जरूरत है। मैं खुद एक आईटी कंपनी चलाता हूं, मुझे उस बयान से कोई आपत्ति नहीं। नहीं, आपको नहीं आपत्ति होगी सर, लेकिन जिसके आप 10 बीघा जमीन जिसके पास है, उसके पास ये मैसेज चला गया कि कांग्रेस आधी संपत्ति आपकी ले लेगी। वो मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया ना, मिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज द होल पॉइंट। नहीं, चुनाव है, पार्टियां अपने अपने हिसाब से बयानों को लेती हैं और वो जनता के बीच जाती हैं। भारत में इकोनॉमी एक मुद्दा है, भारत में गरीबी एक मुद्दा है। उस गरीबों को टैकल करने के लिए लोग सजेशंस देते हैं, प्रबुद्ध लोग अपने आइडिया देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पास और आइडिया है और दो। शत्रुपा जी इस पे रिप्लाई करना चाह रही हैं। शत्रुपा जी आप बोलिएगा, लेकिन राजलक्ष्मी जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोल लीजिए, उसके बाद शत्रुपा जी। जी देखिए, सबसे ज्यादा जो लाइसेंस राज वगैरह होता था वो कब होता था, वो कांग्रेस के राज में हो रहा था। और ये जो उद्योगपति वगैरह ये जो बने हैं या जो भी ये अंबानी अडानी जिनकी बात कर रहे हैं ना राहुल गांधी, तो ये आप देखिए कि वो ये जो फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट इंडियंस में कब आए। आपको पता है कि मुकेश अंबानी जी कब आए इसमें, वो जब थर्ड जब आए ना फोर्ब्स लिस्ट में, तो तभी किनका राज था, तभी एक्चुअली मनमोहन सिंह के जो टाइम में आई थी वो तभी बने थे थर्ड रिचेस्ट, आप चेक करिएगा। और अडानी जी थी 7th रिचेस्ट बने थे उसी टाइम पे, वो 2007 में। ये अचानक से 2014 के बाद नहीं आए। ये सब जो बने हैं ना रिचेस्ट, ये तो उनसे पहले ही बने हैं। तो वो इनका मतलब ये इतने वर्षों से ये जो बना रहे हैं, मतलब ये जो एक्चुअली ये इतने सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर ये वार कर रहे हैं बार बार ये। और केवल उनके लिए नहीं, अभी हम जितने भी लोग हम अगर किसी के लिए अगर हम जॉब क्रिएट करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं पे ये आएगा कि हम जितना भी आप आज कोशिश कर रहे हैं इसमें से बहुत बड़ा एक भाग लेकर जाएगी कांग्रेस सरकार, अगर ये कभी। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम इमोशन से चलती है जी, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी बार बार यही एक संदेश दे रहे हैं कि देखिए ये बार बार बांटने की भी बात कर रहे हैं कि आप गरीब के पास इतना है, अमीर के पास इतना है, तो ये शत्रुपा जी को उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, इनसे एक से लेकर दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। आप दोनों को उठाइए ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं कि उनके पास ज्यादा है तो उनसे छीन कर आप दूसरे को दे देंगे? ये कोई इकोनॉमी नहीं हुई। अगर कोई आईटी जल्दी से शत्रुपा जी आप रिप्लाई कीजिए। और वो बच्चों से अगर समझे ठीक है राजलक्ष्मी जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। शत्रुपा जी जल्दी से। देखिए, इतिहास में एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोल के एक ब्रिटिश पॉलिसी बनाया था ब्रिटिश इंडिया में, कि जिसका संतान नहीं होगा, बायोलॉजिकल चाइल्ड अगर नहीं होगा, तो ब्रिटिश राज अगर चाहे तो वो राज्य वो लोग हड़प कर सकते थे। अभी उसी का रिफ्लेक्शन कांग्रेस अभी शुरू किया है। पिट्रोडा बोलिए या राहुल गांधी बोलिए, ये जो रिफ्लेक्शन है, ऐसा नहीं है। अश्विनी जी बोल रहा है कि वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हाथों पे हाथ डाल के एकदम सर हिला के इनकम नहीं करता। उसका भी हार्डवर्क होता है, उसका भी मेहनत होता है। और ये मोदी जी पहले भी था, कुछ ऐड किया है। CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फोर्स करता है कॉर्पोरेट जायंट्स को कि समाज के लिए कुछ करे, ना कि सिर्फ अपने आप के लिए करे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो ATG जो टैक्स होता है, वो भी अगर आप सोशल कामों में लगाए तो उसका टैक्स आपको नहीं भरना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे स्कीम्स है। अगर आपका समय कम है अभिषेक, तो मैं और भी बताती। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत सुंदर से हो रहा है कि जो आदमी मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहा है वो भी समाज के लिए करे, हम इनकरेज करते हैं, ना कि ये हम डराते हैं उसका पूर्वज को, उसका जो आगे जो जनरेशन है कि भाई तुम जो भी ज़ेबा जी को सुन लीजिए। ज़ेबा जी, तुम्हारा आधा वेल्थ उसको लेके चला किसी और को दे देगा, ये तरीका नहीं है। ठीक है शत्रुपा जी, अब ज़ेबा जी बोलिए। हाँ, जिस देश में इतने गरीब किसान हैं, आप भी मानते हैं ना कि किसान आत्महत्या करते हैं जब बेमौसम गरीब इतने सालों तक बर्बाद हो जाता है। शत्रुपा जी गरीबी आपने क्यों नहीं हटा पाया? शत्रुपा जी की बातें मैं सुन रही थी। ज़ेबा जी अब सुन, मैंने बोला नहीं। शत्रुपा जी सुन लीजिए। किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, जो कर्ज अगर किसान लेते हैं, बेमौसम बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो कर्ज किसानों का माफ होना चाहिए या अडानी और अंबानी का माफ होना चाहिए? देश में हजारों करोड़ रुपए पूंजीपति अडानी और अंबानी के माफ कर दिए जाते हैं, और अन्नदाता फांसी लगा रहा है इस देश में। अन्नदाता दिल्ली के सरहदों पर लाठी और डंडे खा रहा है। 750 किसान हमारे शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जरा से दूर पर होकर, जो प्रचार मंत्री अभी दीदी बता रही थी, हर जगह जा रहे, इतनी सभाएं कर रहे, पर वो अन्नदाता की बातें सुनने नहीं गए।
कोई इत्तेफाक नहीं रखे। अब तक इंसाफ नहीं मिला है किसानों को, अडानी और अंबानी के पैसे माफ किए जा रहे हैं। ये विडंबना है इस देश की। अगर राहुल गांधी बोलते हैं ज़ेबा जी, ऐसे में किसान ये भी पूछते हैं, ऐसे में किसान ये भी पूछते अभी हैं कि मुझे खत्म करने दीजिए, हाँ, आप ही सवाल कीजिएगा। नहीं, आप पहले खत्म कर बोल- लीजिएगा। मैं स्वामीनाथन बोल- आयोग मुझे की सुन रिपोर्ट लीजिए। क्यों नहीं लागू की आपने? राहुल जी बोल रहे हैं लागू करेंगे। अब रुकिए एक मिनट। अच्छा, अब। और मैं ये बोल रही हूँ कि अगर राहुल जी ये बोलते हैं कि जो अडानी और अंबानी के कर्ज माफ किए जाते हैं वो नहीं करके हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, क्या गलत बोलते हैं? क्या गलत बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने वही क्यों पूछा, गलत? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी और उससे लागू क्यों नहीं किया गया? ठीक है, अब किया जाएगा, अब किया जाएगा। और भाजपा तो सत्ता में आई थी ना, ये बोलकर किसानों की आय दुगनी होगी। हाँ, वो दुगनी नहीं हुई है, ये बड़ी सच्चाई है। 10 सालों में स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किए? अगर वो सही में किसानों के और गरीबों के हिस्से। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।